કરી રહ્યા છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે બજારની વાતમાં. वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम अपने साथ जोड़ाई गया है. सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका. और मार्केट अभी बहुत सीसो मूड में है. थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर में है अभी, जब भी से ये वेस्ट एशिया वॉर 2.0 की हम देख रहे हैं शुरुआत हुई है. कैसे आप देख रहे हो? सेंटिमेंट्स बहुत पुअर है इसमें. रिजल्ट सीजन ऑफ कोर्स थोड़ा एक सपोर्ट भी देते हैं और थोड़ा डाउन भी लाते हैं, जैसे कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आते हैं. लेकिन आगे जाके अभी मार्केट कैसे चलेगा? क्योंकि ये वेस्ट एशिया वॉर की तरफ से पता नहीं हमें कब और कौन से समाचार मिले, और जो समाचार मिलते भी है वो आगे जाके पॉजिटिवनेस में बढ़ेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है. तो वो अनसर्टेनिटी बहुत ट्रबल कर रही है अभी मार्केट को. देखिए, आपने कभी ईसीजी लिया है ना, तो हार्ट का जो लाइन ऊपर नीचे रहता है वो स्टॉक मार्केट की चाल है. मगर उसको समझने के लिए हमें एक ईईजी लेना चाहिए. ईईजी ब्रेन का लेते हैं, तो ट्रम्प की ब्रेन का लेना चाहिए. तो उनके मन में सोच है, उसके हिसाब से सभी मार्केट चलती है. वो कौन जाने कहाँ पे सडनली अपना मन बदलते हैं, ये बदलते हैं. और अब एक एडिशनल फैक्टर भी आ गया है कि ये अभी यमन और सऊदी का एक झगड़ा भी उधर शुरू हो गया है ना. तो बातें ऐसी है कि हम बेचारे साइड में, हमारा वॉर से कुछ लेना देना नहीं है, मगर क्योंकि ब्रेंट क्रूड का दाम हमारे दिमाग और इसको खा जाता है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स नेचुरली उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. तो ये मैं पैनिक नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्च के बाद, जो मार्च का भयंकर करेक्शन हुआ था पहले वॉर की शुरुआत के बाद, आपने देखा कि ब्रॉडर मार्केट में एक रैली आई थी. तो मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने जब मार्च में जो अंदर आए, जो मैं कहता हूँ नए डीआईएस की नहीं बात कर रहा हूँ, मगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भी है, जो कि ब्रॉडर मार्केट में वही उनका ये हाथ होता है, वहां पर उन्होंने बहुत से लोग ने खरीदारी किया, क्योंकि करेक्शन भयंकर हुआ मार्च में. और उसके बाद जो अभी एक रैली हुई मिड एंड स्मॉल कैप में, तो अब वापस वो वॉर का ठहराव आ रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं शायद. तो मैं पैनिक में इसको बात नहीं यूज करूंगा, मगर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम वापस गिरावट के बाद वापस घुस सकते हैं. तो ये एक अनसर्टेनिटी जो है निवेशक के मन में है, यही मार्केट के ऊपर हावी है. और एफआईएस के लिए देखिए, उनके लिए इंडिया के लिए वॉर और ब्रेंट क्रूड नेगेटिव है, मगर जब निकल गई थी वो भी पॉजिटिव बहुत नहीं हुए. तो खरीद रहे तो 100 करोड़ 1000 करोड़ मैक्स, मगर बेचते हैं ना, देखिए कल थे 3000 करोड़ बेचा उन्होंने. तो डीआईएस भी अभी एक अर्निंग सीजन के कारण थोड़े कॉशियस है. जिस दिन एफआईएस ज्यादा बेचते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, बिकॉज जब एफआईएस बेचते हैं तो दाम गिरती है ज्यादा, तो सस्ते में मिलते हैं उनके शेयर. तो मार्केट के लिए ये वॉर का अनसर्टेनिटी जो है, और अब तक क्लैरिटी नहीं है कि ट्रम्प की क्या मकसद है. कब कहेंगे कि ठीक है, मैंने वॉर को जीत हासिल कर लिया, अभी रुक रहा हूं, वो भी सामने नहीं दिख रहा है. क्योंकि अभी भी वो ईरान का जो कैपेसिटी और वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करते हैं, उन्होंने मीलों जमीन के अंदर उसको एक पहाड़ के नीचे उधर रखा है उसने. तो उसको क्या किसी बॉम्ब से अटैक कर सकते हैं? नहीं, पता नहीं. तब तक ये वॉर चलती रहेगी लगता है, और इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं है जी. उस पर. डोमेस्टिकली जैसे आपने कहा, अर्निंग सीजन में, अभी अर्निंग सीजन में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कंपनियों की अर्निंग अच्छी हो रही है, मगर गाइडेंस खराब दे रहे हैं जी. तो उस हिसाब से अच्छे अर्निंग्स को भी कहीं पे मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रही है. वो भी एक हालात हो चुकी है. सेकेंड, मानसून की प्रोग्रेस अगर देखें आप, तो एक अनइवन सा प्रोग्रेस रहा है. अच्छी बारिश कुछ जगह में आई है, बट कुछ जगह में नहीं. तो मैं देख रहा था क्रॉप वाइज सिचुएशन, और देखा कि राइस यानी पैडी और शुगर केन, ये दोनों ठीक ठाक है. मैंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीबन 1% 1.5% ऊपर नीचे चलता है. मगर बाकी के जो लाइक सोया या ग्राउंड नट जो तेल में कुकिंग ऑयल में जाते हैं, या फिर आपको जो सीरियल्स है, तूर दाल, उड़द दाल, ये सब में बहुत 6% से लेकर. लेकिन सुनील जी, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम देखें
तो एज अ इन्वेस्टर हमें हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? क्या हमें प्रॉफिट की अभी बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपना प्रिंसिपल सेव करके निकल जाना चाहिए, फिर जब भी थोड़ा स्टेडीनेस आता है तभी हमें वापस एंट्री करनी चाहिए? और दूसरा रास्ता वो दूसरा ऑप्शन वो भी है क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक है तो एंट्री लेवल्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। और अभी कैसा वैल्यूएशन लेवल्स है और कैसे हम एज अ इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एज ए इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा कि ऑलरेडी जो एक्सपोजर आपने लिया है तो उसके ऊपर पैनिक मत कीजिए। यानी किसी भी स्टॉक या सेक्टर को भी बेचने का टाइम नहीं है। जो होना है हो चुका है। जी। अब फ्रेश खरीदारी के लिए अभी लमसम डालना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जैसे का जियोपॉलिटिकल रिस्क सामने है। 28-29 को फेड का पॉलिसी है। उसके बाद अगस्त 7 और 8 को आरबीआई की पॉलिसी है। मॉनसून की प्रोग्रेस को स्टडी करना है। तो मार्केट में एक हलचल रहेगा। तो अभी मैं कहूंगा कि ना ही सेक्टर चुनने का वक्त है, क्योंकि अर्निंग सीजन अभी पूरा नहीं हुआ है, और ना ही आपको पैनिक करने का वक्त है। तो सोल्यूशन क्या है? धीरे धीरे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा लगाते रहे मार्केट में, क्योंकि ये मौका वापस आएगा पता नहीं, मगर ये और भी थोड़ा खराब हो सकता है मार्केट, बिकॉज न्यूज फ्लो के बेसिस पे है। और वॉर में अगर और एक मोड ले लिया कि बहुत खराब वाला मोड, तो कौन जाने तेल 110 के पार भी जा सकता है। तो जी। अनसर्टेन माहौल में मैं कहूंगा कि स्टैगर्ड अप्रोच लेना चाहिए और डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना, ये दोनों ओके। आप ध्यान में रखिए, और पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। ओके। ये वो ही मेरे તો પેનિક નહીં કરવું જોઈએ, ડાયવર્સિફાઈડ અપ્રોચ રાખીશું અને સ્ટેગર્ડ મેનરમાં ધીરે ધીરે એવરી ઘટાડે તમે થોડું થોડું તમે અહીંયા તમારા નિવેશની પ્રક્રિયા છે એ ચાલુ રાખી શકો છો, ऐड કરી શકો છો। पर सुनील जी, जैसे अभी अब जो मूविंग पार्ट्स है, ऑफ कोर्स वेस्ट एशिया वॉर तो है और बिग मूविंग पार्ट है, जैसे आपने कहा मिस्टर ट्रम्प है, सुबह उठ के रात को सोते पहले वो कुछ भी बोल सकते हैं और पूरा मार्केट टिप्सी टर्नी हो सकता है। अभी जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि फार्मा के ऊपर एक बॉम्ब छोड़ा है उन्होंने। अभी वी डोंट नो कि कैसे आगे जाके बढ़ेगा ये, लेकिन 2 साल के बाद 100% टैरिफ, 200% टैरिफ, कैसे देख रहे हो? बिकॉज फार्मा एज अ सेक्टर अगर हम देखें तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ चाइना +1 देखो, यहाँ पेटेंट सारे रिन्यू हुए हैं, और जो भी वो कह रहे हैं उसकी असर यूएस में भी होगी। ऐसा नहीं है कि हम खाली फक्त टैरिफ पे करके हमें प्रॉब्लम होगी। कैसे देख रहे हो एज अ सेक्टर? अगर हमें देखना है फार्मा को तो कैसे देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा, फार्मा एक सेफर सेक्टर है और मीडियम टर्म में उसके अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी है। तो मैं मानता हूं कि ये जो करेक्शन हुआ है ट्रम्प की जो एक टैरिफ रिलेटेड अनाउंसमेंट से, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मगर सावधान रहने की जरूरत है, बिकॉज जैसे ही ये टैरिफ वाली जो चीज़ है उसमें क्लैरिटी आती है, कुछ कंपनियों की शेयर गिर सकती है, कुछ की बढ़ सकती है, तो एक अनसर्टन माहौल रहेगा। तो जो मैं जनरल स्ट्रैटेजी में कह रहा था वही यहाँ पर अपनाना चाहिए, कि आपको स्टैगर करके खरीदना चाहिए फार्मा में। और दूसरी बात है कि फार्मा में देखिए, यूएस रिलेटेड जेनेरिक के ऊपर ही अभी दबाव आया है। उसके अलावा वो सीडीएमओ प्लेयर्स है, उसके अलावा फार्मा कंपनियां हैं जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करती है, फिर डोमेस्टिक फार्मा भी है। और अगर एक फार्मा को इंडेक्स के तौर पर देखें तो उसमें डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स भी आती है। तो फार्मा एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पैक है। तो मीडियम टर्म में मेरा मानना है कि ये एक झटका लगा है, उसमें थोड़ी पैनिक रिएक्शन है, मगर 2 साल का टाइम है इनको इसका हल ढूंढने में, कि कितना हद तक वो यूएस में जाके कुछ फैसिलिटी लगा सकते हैं, या कुछ यूएस में छोटी मोटी कंपनी को खरीद कर अपना फिनिशिंग उधर कर सकते हैं। अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि यूएस बेस्ड प्रोडक्शन में कितना यूएस में होना चाहिए, बिकॉज 100% यूएस में मैन्युफैक्चर करना नामुमकिन है, बिकॉज एपीआई सब चाइना के पास है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कहते हैं। तो डेफिनेटली यूएस को उधर इंपोर्ट करना ही पड़ेगा सेमी प्रोसेस गुड्स, और शायद फिनिशिंग स्टेज में अमेरिका में लगाने से आपको टैरिफ का हल मिल सकता है। मगर वहां पे भी देखिए कि यूएस के लिए ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। एक्चुअली वो रियली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर ही भारी पड़ेगा। और जितना तक यूएस एक फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, ओबामा केयर जैसे प्रोग्राम जो है, वहां पे कुछ लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल को वो फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया, और वहां पे 90% ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो अमेरिका में जनरेट होते हैं वो जेनेरिक्स के होते हैं, और इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनेरिक्स।
तो उस हिसाब से कॉस्ट भारी पड़ेगा बोथ ऑन अमेरिकन पीपल और अमेरिकन गवर्नमेंट। तो मेरा मानना है कि ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, ताकि कुछ फार्मा कंपनीज अनाउंस करे कि मैं यूएस में फैसिलिटीज कर रहा हूँ, और ट्रम्प भी पब्लिसाइज करे कि हमें 10,000 नौकरी क्रिएट कर ली है। ये पॉलिटिकल कट एंड थ्रस्ट जो कहते हैं ना। जी तो सुनील जी, एंड लेकिन फाइनल एक या और बात होगा कि फार्मा के ऊपर डर यह है, अगस्त 2028 से ये शुरू है, और नवंबर 2028 में मिस्टर ट्रम्प का टर्म खत्म होता है। हम्म। तो जब देखेंगे ना कि कौन सक्सेसर है, ट्रम्प का क्या करने वाला है, तो अब जो एक करेक्शन जो अभी आया है फार्मा में, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। खाली ये चीज के आपको मीडियम टर्म रख के सोचना है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग मत कीजिए। सेकेंड, फार्मा पैक के अंदर ही एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लीजिए और स्टैगर करके आप उसमें खरीदारी कीजिए। तो जी डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है फार्मा के ऊपर मीडियम टर्म में। મીડિયમ ટર્મ માટે ઓફકોર્સ તમે ફાર્મા સેક્ટર પર નજર રાખી શકો છો. શોર્ટ ટર્મ માટે મે બી અહીંયા થોડું અપ એન્ડ डाउन થઈ શકે છે, પણ મીડિયમ ટર્મ માટે અહીંયા આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ. दूसरी तरफ जो बैंकिंग सेक्टर, अभी काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं, यहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है? क्योंकि प्राइवेट बैंक की तरफ से हम बहुत आशा रख के बैठे थे, और अगर हमें देखना है यहाँ पीएसयू प्राइवेट बैंक्स को, तो अभी कैसे आप देख रहे हो? और जो ये क्वार्टर के नंबर आए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? उसके हिसाब से अगर निवेश करना है तो हम कर सकते हैं कि अभी भी हमें 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि जरूर निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने देखा कि रिजल्ट के पहले वाली हालत देखें, तो एक साल में पीएसयू बैंक मेरे ख्याल में कुछ 17-18% का रिटर्न दिया था, और प्राइवेट बैंक फ्लैट थे। अगर 3 महीने में अगर देखिए, तो प्राइवेट बैंक कुछ 5% ऊपर थे और पब्लिक सेक्टर बैंक 5% नीचे थे। तो क्या हुआ था कि पीएसयू बैंक में बहुत रनअप रैली हुई थी, और कुछ 3-4 महीने से वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चलकर एक रिलीज हो रहा था, और वो प्राइवेट बैंक की ओर एलोकेशन चल रहा था। तो अब वो जो अर्निंग्स आए, मैं कहता हूं कि अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें और देखें कि एक है क्रेडिट ग्रोथ, दूसरी है डिपॉजिट ग्रोथ, तीसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और चौथी है एनपीए लेवल्स, और पांचवा होगा नॉन इंटरेस्ट इनकम जो हर बैंक को मिलती है थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर फी बेस्ड एलसी गारंटी इश्योरेंस है। तो ये 5 जगह में देखें तो मुझे उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है। क्या है कि डिपॉजिट थोड़े महंगे आए हैं, और कासा का बैलेंस कम होकर कासा का शेयर आपको टर्म डिपॉजिट्स की बढ़ गई है, इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा दबाव है। और एनपीए का लेवल तो बहुत बढ़िया है, और नॉन इंटरेस्ट इनकम का भी सिचुएशन ठीक है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के इनफ्लोस भी ठीक रहे, उनकी इनकम स्ट्रीम ठीक है। तो इसमें खाली एक चीज जो है, जो नेगेटिव है, वो है हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड इम्पैक्ट ऑन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कई सारे बैंक ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे एक दबाव दिखाया, और मार्केट में इसलिए थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन आई, क्योंकि निम्न के बेसिस पे वो चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर अब सीजन मानसून और क्रूड ऑयल की बढ़त के कारण अगर आरबीआई एक हॉकिश पॉलिसी लेती है, तो पीएसयू बैंक्स के ऊपर जो भी उनका ट्रेजरी होल्डिंग्स होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसमें मार्क टू मार्केट लॉस आएगा। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव व्यू निम्न के कारण और इसके कारण आया है। बट मेरा मानना है कि ये हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ठीक है, और ये खरीदने का मौका है अच्छी तरह। 2 कारण है इसके पीछे। एक, जैसे फेस्टिवल सीजन आती है, मैं मानता हूं कि अभी वापस क्रेडिट का डिमांड और तेजी पकड़ेगा, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो उस क्षेत्र में, और प्राइवेट कैपेक्स की पिकअप भी धीरे धीरे होने से आपको पीएसयू बैंक्स के लिए भी एमएसएमई एसएमई लेंडिंग पिकअप होगी। और उसके अलावा जो गोल्ड लोन्स और ये वाले लोन्स है, वहां पे तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो लेंडिंग बुक अच्छी बढ़ने के कारण मेरा मानना है कि जो भी इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बढ़त होगी वो पास ऑन कर सकेंगे। यस, निम्स में इस क्वार्टर में प्रेशर था, फ्यूचर क्वार्टर्स में एडजस्ट हो जाएगा, ये बात है। सेकेंड बात क्या है कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि फंड फ्लो को देख रहा हूँ, और अब दबाव इसलिए है क्योंकि एफआईएस अभी भी इंडियन जी मार्केट रह रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं। तो नेचुरली बैंकिंग सेक्टर लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका सेलिंग प्रेशर ही बैंक स्टॉक्स को भी गिरा रहा है। मगर एक दिन आएगा जब एफआईएस का भी ये सब सिचुएशन होके वापस आएंगे, तो वापस यही बैंक को खरीदेंगे। तो मौका है आज खरीदारी करने का बैंकिंग में। मैं खाली कहूंगा अगेन, वापस मैं अपना स्टैंडर्ड फ्री पे होगा, खाली प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसी ऐसे मत चुनिए, पूरे व्यवसाय स्पेस में निवेश कीजिए, क्योंकि नॉन लेंडिंग जो एनबीएफसी होते हैं, जी जैसे मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी,
ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो पूरा डाइवर्सिफाइड बैंकिंग सेक्टर में आप प्ले करेंगे तो मेरे ख्याल में जो भी आप शॉर्ट टर्म में दबाव जो भी दिख रहा है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में। तो मैं पॉजिटिव हूँ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी। જી તો પૂરો બેન્કિંગ સેક્ટર પર તમે નજર રાખી શકો છો, પણ આખું બીએફએસઆઈ સેક્ટર કવર થાય એવી રીતે તમે અહીંયા નજર રાખી શકો છો. પીએસયુ, પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ, કેપિટલ માર્કેટ્સ, લેન્ડિંગ, નોન લેન્ડિંગ બધામાં તમે નજર રાખીને અહીંયા એક મિક્સ પોર્ટફોલિયો બનાવી શકો છો. એને અવોઇડ ન કરવું જોઈએ. આપણે વધારે પર ચર્ચા કરીશું, પણ લેવાનો છે મારે અહીંયા એક બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા કરીશું. જોડાયા રહેજો મારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વરિષ્ઠ માર્કેટ એક્સપર્ટ સુनील सुब्रमण्यम સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ. सुनील जी, एक दूसरा जो एक रियलिटी जो है जो हम जानते हैं और वो है द न्यू एज कंपनीज. अभी वो रियल में है और आगे जाके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बढ़ते समय के साथ ऐसी कंपनीज का हमें इंक्लूजन करना ही पड़ेगा इकनॉमी में, और अगर हम पोर्टफोलियो में चाहे तो भी. जैसे कि अभी हम ई कॉमर्स स्पेस देखे, पेटीएम देखे, QSR सेगमेंट्स देखे, कैसे देख रहे हो? अगर ये पांच अगर आपको देखना है तो आप कहाँ सबसे ज़्यादा बुलिश हो? तो दो तीन चीजें यहाँ पर। एक है कि ये स्पेस जरूर भयंकर तेजी से बढ़ेगी, उसके कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया का एज एक यूथ की ओर बढ़ रहा है। मोबाइल की पेनिट्रेशन, डेटा का सस्ता कॉस्ट, ये सब हमें एक इस न्यू एज बिजनेसेस की ओर कंज्यूमर का माइंडसेट क्लियरली शिफ्ट हो रहा है। इसके मन में डाउट नहीं है। अब क्या है कि ये कंपनियां अपने इनिशियल बिजनेस में कैश बर्न ज्यादा करती है। प्रॉफिट बहुत दूर दूर से नहीं दिखेगी इन कंपनियों में, और फिर दिखेगी, जरूर दिखेगी एक दिन, बट इनिशियली नहीं दिखेगी। और ये लोग जल्द से जल्द कैपिटल मार्केट को आकर टैप करते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, इनिशियल फंडिंग इनको वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी से मिलता है, और उनके लिए क्लियर है कि हमने स्टार्ट किया तो 5-7 साल में हमें आईपीओ करके अपना पैसा निकालना है। तो ये सब कंपनियां थोड़े वक्त के आगे ही आके मार्केट में कैपिटल उठाने की कोशिश करते हैं। और जब भी आती है, अपना ट्रेडिशनल जो मॉडल होता है कोई भी फंड मैनेजर को इनको वैल्यू करने के लिए, वो होता है कि प्रॉफिट को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करे, एक इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट करे उसको, और दाम को कंपेयर करे उस वैल्यूएशन के साथ। वो यहाँ पर टिकता नहीं है, बिकॉज जब लॉस में है या अभी प्रॉफिट करने वाली है, और की ग्रोथ रेट भी दिखते हैं 50-60% पर एनम उनकी रेवेन्यू सेल्स टॉप लाइन बढ़ती है। तो उस हिसाब से कोई मॉडल ठीक नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एक वैल्यूएशन प्ले हो जाता है, और वॉट एवर द कॉम्पिटिशन इज विलिंग टू पे, मैं भी विलिंग टू पे हो जाता हूँ। तो मार्केट प्राइसिंग को डिटरमिन करता है विदाउट गोइंग इनटू द फंडामेंटल्स। अब वो भी जस्टिफाई हो सकता है बिल्कुल, बिकॉज इफ दिस ग्रोथ पैटर्न तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट पे आ जाएंगे। और अमेजोन जैसे कंपनियों की हिस्ट्री है कि ऐसे शुरुआत ऐसे होकर वापस भयंकर प्रॉफिट में टर्न हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि कंपटीशन में मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, मगर कौन सी कंपनी विनर होगी कहना मुश्किल है। तो पहली बात है कि इस स्पेस डेफिनेटली बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और तेजी से भी बढ़ेगा। तो इसमें हमें निवेश करना ही होगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारी रिटर्न्स मार्केट के रिटर्न से कम हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मगर इनमें विनर्स पिक करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मारामारी के जगह आपने देखा ना, कितने ई कॉमर्स कंपनी फेल हो गए, कितने एक्विजिशन इसमें गा कुछ का राइट ऑफ भी कर दिया है। तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट द विनर। तो कैसे फिर उस सिचुएशन को हैंडल करें? आंसर लाइज इन डाइवर्सिफिकेशन। हर एक ई कॉमर्स कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिए, QSR हो, ये हो, जो भी है, हर एक को शामिल कीजिए, किसी को छोड़िए मत। आज के दिन में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो जब शामिल आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो एक आध कंपनी फेल होगी, आपकी पोर्टफोलियो में ड्राइव होगी, मगर जो सक्सेस आती है जिस कंपनी को, वो पूरा आपके पोर्टफोलियो को बदलवा देगी। तो सिंपल सॉल्यूशन है यहाँ पर कि इन सबको आप चुनिए, किसी पे ऊपर मत कहिए कि यार इसका मार्केट शेयर ज्यादा है, कल इसका ज्यादा होगा। प्रेडिक्टेबिलिटी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मगर हर कंपनी एक चांस है कि वो विनर बन सकती है। तो पूरे पोर्टफोलियो किसी को इग्नोर मत कीजिए, यही मेरी सलाह है। हर एक के लिए थोड़ा कैश रखिए, उसकी स्टॉक खरीद के रखिए और डाइवर्सिफाई करिए, और आपके पोर्टफोलियो को
अब कंबाइंड न्यू एज पोर्टफोलियो के आइडिया से देखिए, हर एक कंपनी, अरे इसने मैंने बैड पिक कर दिया, इसको क्यों लिया करके नाराज मत होइए, और एक सक्सेस को लेकर आप छाती थपाकर अरे मैंने बहुत बढ़िया पिक कर लिया, नहीं, आप पूरी पोर्टफोलियो का एक वेटेड एवरेज लेंगे ना, तो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। तो सिंपल सी बात है, डू नॉट इग्नोर इट, इन्वेस्ट इन इट, बट डाइवर्सिफाई अक्रॉस ऑल द कंपनीज इन द सेक्टर। જી, તો ઓફકોર્સ ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ અવોઇડ નહીં કરાય, તમારે નિવેશ કરવું પડશે, પણ અહીંયા પણ બધી જ બાસ્કેટમાં આપણે નિવેશ કરીશું, કારણ કે ન્યૂ બિઝનેસીસ છે, કોઈ ફેલ પણ થઈ શકે છે, પણ ઓવરઓલ જો તમે નજર રાખશો ને ઓવરઓલ તમે જો અહીંયા નિવેશ કરશો તો તમને અહીંયા ફાયદો થશે, પણ તમે इग्नोर तो नहीं आज करी सको। ऑन दैट नोट सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ये सब समझाने के लिए और अपने व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પછી જોડાયેલા રહેજો CNBC ગુજરાત સાથે। નમસ્કાર।